जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 31 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीपीएस, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैचेस को जो है वो जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। प्लस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी आप बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। और ये सब टॉपिक्स हैं गाइस जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। उससे पहले मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, आयुष गुप्ता के आंसर है, पायल भारती के आंसर है, बहुत शानदार। आयुषी सिंह ने आंसर्स जो है वो दिए हैं। मंथली वीडियो आती है सर यूपी स्पेसिफिक क्लास कि मंथली? हाँ, आप एक बार इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। यूपी के स्पेसिफिक क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी श्रेया। अंजलि सिंह का आंसर है, बहुत बढ़िया। आयुष गुप्ता, ईशा ठाकुर, ठीक है। हाँ, सभी लोगों ने वाला क्वेश्चन भी जो है वो दिया है कि आपको अपनी ड्यूटी जो है वो निभानी है, और आपकी ड्यूटी कहती है कि दंड देना है। भले ही आपका दिल कोई कुछ भी करे भाई, जिसने क्राइम किया है उसको दंड देना ही है, चाहे क्राइम छोटा हो या बड़ा हो। राइट? इसका मतलब अगर आप सोचोगे कि आप कलेक्टर की पोजीशन पे आ जाओ और आप किसी को जो है वैसे माफ कर दो, तो यू आर नॉट, मतलब यू आर एग्जीक्यूटिव गाइस। आप जुडिशरी की पोजीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव की पोजीशन की तैयारी कर रहे हो। और इवन कोई अगर एक जज भी होता है, अगर ये क्वेश्चन आपको जज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले कि अगर जज जज जो है वो माफी दे सकते हैं क्या? नहीं भाई। जज जज अपना जजमेंट ऑफिशियल तौर पर ही देंगे जो ऑन रिकॉर्ड्स होगा। राइट? बट उससे पहले अरेस्टिंग जो है वो जरूरी है। कोई क्राइम कोई भी करे, क्राइम क्राइम होता है भाई। क्राइम की डेफिनेशन छोटा या बड़ा वाला सिनेरियो जो है वो नहीं देखा जाता। पनिशमेंट तो होती है ना भाई। जब लॉ बुक में लिखा है कि भाई, कि हमें देखने को मिल रहा है कि आप जो है वो चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब क्लियरली मेंशन है लॉ के अंदर, और कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है। राइट? अब आप बोलोगे कि नहीं, नहीं वैसे तो सर माफ कर देना सही रहता है एथिकली। देखो मेरी भाई, एथिकली जब आप पोस्ट में जाओगे तब दिखाना अपने एथिक्स, है ना। उससे पहले आपसे जब क्वेश्चन ये वाला पूछा जाए तो आपको ये चीज मेंशन करनी कि हाँ भाई, मैं जो है वो उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की कोशिश करूंगा, उनको समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि ये दंड आपको जो है वो आपके खिलाफ जो है वो हो सकते हैं। और मैं नेक्स्ट डे जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जो है वो भेजूंगा या भेजूंगी। राइट? तो इस प्रकार से चीजें आपको जो है वो करनी है। क्योंकि अभी आप, अब ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को कि भाई आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, एक एथिकल पर्सन भी हो सकते हो, और साथ ही साथ एक ऑफिसर के तौर पर न्याय भी प्रोवाइड करा सकते हो। और दूसरी चीज, मतलब कार्रवाई भी जो है वो करोगे। अब कैसे कार्रवाई करोगे? तो भाई सामने वाले को आप जो है वो मेंशन कर दो, क्योंकि आप तो एक ढाबे में खाना खाने आए थे, आप कोई अपनी ऑफिशियल विजिट पे तो आए नहीं। तो आप मेंशन करिएगा कि भाई मैं अब नेक्स्ट टाइम अगर ऑफिशियल विजिट पे आया या अधिकारी आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और अभी बच्चे को जो है वो अंदर भेजो पढ़ने के लिए। अभी जब मैं यहाँ पर हूँ, बच्चा दिखना नहीं चाहिए करते, और नेक्स्ट टाइम दिख गया तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो होगी। जैसे कुछ लोगों ने लिखा था कि आप वार्निंग देकर जो है वो छोड़ दोगे, है ना। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। वार्निंग देकर छोड़ना, सर पता है कहना नहीं चाहिए, बट मोस्टली ऑफिसर लोग ही करप्टेड होते हैं। हाँ बिल्कुल यार। बट ये आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। मोस्टली ऑफिसर होते हैं, बट जो नहीं होते उनमें से आप लोग बनो। तो सिस्टम को जो है वो ठीक करो, सिस्टम में घुस के। ठीक है, वेरी गुड। सुपर रेल करके एक आईडी है, उन्होंने भी जो है ये कमेंट किया। आप भी रेगुलर बेसिस पर कमेंट करो अपने आंसर्स वगैरह। प्रीति यादव, आप जनवरी से जो है वो रेगुलर है, बट कमेंट नहीं करते। कोई बात नहीं प्रीति, रेगुलरिटी जो है मेंटेन करिए। प्रीति यादव, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। जो कंसिस्टेंट रहेगा सिलेक्शन जो है वो उसका होके ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। वेरी गुड यार। चलिए, अब हम बिना समय वेस्ट किए, आप पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे होपफुली। नहीं बैठे तो फटाक से पेन और पेपर निकाल लीजिए। टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं बताता चलूंगा उसको आपको जो है वो नोट डाउन करते चलना है।
ठीक है, तो चलो सबसे पहले टॉपिक की तरफ जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नई रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बताया है कि मॉनसून क्लाउड बैंड्स की स्ट्रेंथ का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है उनके मूवमेंट और इंडिया में होने वाली बारिश पर। मतलब क्लियरली ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि एक स्टडी है, अभी लिखना नहीं है कुछ, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्टडी है, ये बोल रहे हैं कि मॉनसून के जो बादल होते हैं, राइट, ग्रुप ऑफ क्लाउड्स, तो वो कितने बारिश करेंगे, कितने जोरदार हैं, कितने ताकतवर है, राइट। तो ये इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उनके मूवमेंट को निर्धारित करती है और ये बताती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कितनी ज्यादा या कम बारिश जो है वो करेंगे, तो उसकी बादल की स्ट्रेंथ। अरे यार देखो, नॉर्मल सी चीज है, आप जब बादल को देखते हो आपको काले बादल दिखाई देते हैं, तो यू गेट श्योरिटी ना कि यार बारिश होगी। बोलो सिंपली सिंपली हाँ है ना, यस। तो वही चीज इन्होंने एक नई रिसर्च करके चीजों को बताया। अब देखो, इस स्टडी की रिपोर्ट बता रही है कि पुरानी थ्योरीज को जो है उन्होंने चैलेंज किया है, जो कहते थे कि मॉनसून क्लाउड बैंड्स हमेशा नॉर्थवर्ड मूव करते हैं। एक्चुअल इनकी थ्योरी जो है वो उनके मूवमेंट से रिलेटेड है कि क्लाउड बैंड जो है, जो एक साथ जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, कि वो कितना ताकतवर है, वो उसके अपने मूवमेंट को भी जो है वो डिफाइन करेगा। समझ रहे हो बातों को। तो ये एक नई स्टडी है कि पावरफुल जो अगर क्लाउड्स है तो वो अपने मूवमेंट को जो है वो डिफाइन करेंगे। बस ये चीज है, क्योंकि जनरली पहले बोला जाता था कि जो मॉनसून क्लाउड जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी हो। अब नई सर्च के मुताबिक सिर्फ स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल क्लाउड बैंड्स ही इंडिया तक पहुंचते हैं और बारिश लाते हैं, जबकि वीक बैंड जो है वो फेल हो जाते हैं। तो सिंपली अगर स्ट्रॉन्ग क्लाउड मॉनसून क्लाउड बैंड है तो वो इंडिया तक आएगा, वरना नहीं आएगा। बस इतनी सी चीज बताई जा रही है, ये एज सच आपको लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये स्टडी हमें बताती है कि मॉनसून वेट स्पेल्स काफी हद तक क्लाउड बैंड्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि मॉनसून बारिश करेगा कि नहीं करेगा, वो किस चीज के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्लाउड की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कितना ताकतवर वो बादल है, राइट, बादल का बैंड है, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लाउड्स। पहले ये माना जाता था कि क्लाउड बैंड नॉर्थवर्ड मूव करेगा, पर नया डेटा बता रहा है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लाउड बैंड्स ही आगे बढ़ पाते हैं, वीक बैंड्स फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज सिंपली है जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। बोरियल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन, BSISO, ये लिख लेना, ये आपके उसमें भी शायद नहीं पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी की नॉर्मल क्लासेस में, क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक करंट अफेयर्स में मिलते हैं और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हाई जो है वो रहते हैं। तो लिख लो, बोरियल समर इंट्रा इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, BSISO, BSISO काफी जरूरी रोल प्ले करते हैं। ये एक नेचुरल वेदर साइकिल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, क्या है ये, नेचुरल वेदर साइकिल। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखें। ये क्या है, ये एक नेचुरल वेदर साइकिल है। वेदर साइकिल सभी ने पढ़ी है, वेदर साइकिल सभी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। जैसे वाटर साइकिल होती है वैसी वेदर साइकिल है। भाई हमारे यहाँ पर 4 सीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडिया में, कौन सी सीजन है लिख दो और वो कब कब आते हैं, यही तो साइकिल है। तो ध्यान सुनो, ये एक नेचुरल वेदर साइकिल है जो मॉनसून के वेट और ड्राई स्पेल्स को इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है, ये मॉनसून के वेट और ड्राई स्पेल्स को, स्पेल्स मतलब कि मॉनसून कितनी बारिश करेगा या नहीं करेगा, उसको निर्धारित करता है। वेट और ड्राई स्पेल्स को निर्धारित करता है। तो ये बताता है कि मॉनसून कितना इंटेंस है। तो अगर हम BSISO को एक्यूरेटली ट्रैक कर लें तो हम मॉनसून पैटर्न को बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि BSISO जो है वो क्या है। तो मैंने आपको पहली पॉइंट क्या लिखवाया, ये एक नेचुरल वेदर साइकिल हम लोग को देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मॉनसून ड्राई होगा, वेट होगा, उसकी जानकारी इससे पता लगती है क्योंकि ये उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर इसको आप ट्रैक कर लोगे तो मॉनसून पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज होती है, और अगर उसमें ऑप्शन में BSISO लिखा हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो क्लाउड बैंड्स को इक्वेटर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो शिफ्ट करता है। ये पॉइंट भी लिख लेंगे आप। तो ये वाला अच्छे से समझ में आया सबको। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये एक नेचुरल वेदर साइकिल है जो हेल्प करती है
कि जो इक्वेटर से जो क्लाउड्स हैं वो नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जो है वो चले गए, है ना, ये उसको सपोर्ट करती है। और वेट और ड्राई स्पेल्स के ऑल्टरनेट को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, राइट। मॉनसून की इंटेंसिटी निर्धारित करती है, ये बताती है कि कितना इंटेंस होगा मॉनसून। अगर इसको आपने ट्रैक कर लिया तो आप मॉनसून के पैटर्न को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये तीनों पॉइंट्स लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने BSISO ट्रैकिंग कर ली प्रॉपर एक्यूरेटली, तो हम पता है एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर पूरी चीजें। अब ओशियन और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन मॉनसून वेरिएबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो आपको ऑलरेडी पता है जब क्लाउड बैंड्स स्ट्रांग होते हैं तब इंडियन ओशियन में एयर सी इंटरेक्शन बढ़ता है, जो ज्यादा मॉइस्चर जनरेट करता है और विंड्स को और स्ट्रांग बनाता है। यहां पर सिंपल सा फंडामेंटल जो लगाया गया है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का फंडामेंटल जो है वो लगाया गया है, राइट। इवेपोरेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो विंड का मूवमेंट होगा और विंड अपने साथ बादलों को जो है वो लेकर आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, एयर सी इंटरेक्शन ये चीज आपको ऑलरेडी पता ही है। फिर इसके अलावा ये रिसर्च मॉनसून फोरकास्टिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, और अगर हम इस रिसर्च को क्लाइमेट मॉडल्स में इंटीग्रेट कर दें तो हम डिजास्टर, फ्लड, ड्रॉट को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक के अंदर BSISO के बारे में ध्यान में रखना था। ये मॉनसून के एक्टिव और ब्रेक फेज को इन्फ्लुएंस करता है, और जब एल नीनो और ला नीना जैसे ओशियनिक इवेंट्स होते हैं तो मॉनसून और भी अनप्रिडिक्टेबल जो है वो हो जाता है। तो आज का आपका रोल है, ये BSISO तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया। एल नीनो और ला नीना ये दो कंसेप्ट भी बहुत होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, आपको दो चीज ध्यान में रखनी है जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आता है। वैसे आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ना। एल नीनो इंडिया के अंदर जो है वो सूखा लेकर आता है। जब भी एल नीनो होगा तो इंडिया में क्या होगा, सूखा होगा, ड्राई कंडीशन होगी। और जब ला नीना होगा तो हमारे यहाँ पर बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा, राइट। तो एल नीनो बारिश के लिए जाना जाता है, देखो लिखा है इंक्रीज रेनफॉल, और ला नीना इंक्रीज रेनफॉल, और एल नीनो जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है मानसून की रेनफॉल को रिड्यूस कर देता है, और ड्रॉट सिचुएशन, सूखे वाली स्थिति जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप होती है। तो ये चीज जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। आपको बताया कि मॉनसून शब्द अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, ये बहुत बेसिक चीज है, राइट। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर तक होता है, जब इंडियन ओशियन से मॉइस्चर वाली विंड्स जो है वो आती हैं और पूरे इंडिया में हैवी रेन जो है वो होती है। तो अब ये सब लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें जो है पढ़ोगे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। समर में नॉर्थ की तरफ जो है वो शिफ्ट जो है वो कर जाता है, और ये वजह जो होती है जिसके कारण से बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तिब्बत प्लेटू जो है वो हीट होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मानसून के पैटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि GS के अंदर जो है ये आपकी पूरी चीज जो है वो कवर होती है। सोमाली जेट मजबूत करता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को। ये सब चीजें आप जनरल स्टडीज में जो है पढ़ते हो, बहुत बेसिक है, और आप में से काफी सारे लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो अब देखो आज का आपका एक नया टॉपिक आपको आज सीखने को जो है मिला। इंडियन ओशियन डाइपोल भी हम लोग को देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर वेरिएशन ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, उसको इंडियन ओशियन डाइपोल के तौर पर रेफर किया जाता है। पॉजिटिव अगर ये है तो वेस्ट की तरफ वार्म होगा, और नेगेटिव है तो ईस्ट की तरफ जो है वो वार्म होगा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ये वाली चीज भी ध्यान में रखना। वैसे तो उसमें लिखी रहती है पूरी चीजें। एल नीनो होगा तो ऑब्वियस ही बात है मॉनसून वीक होगा, ड्रॉट कंडीशन होगी जो मैं बता चुका हूँ। ला नीना होगा तो स्ट्रेंथ मजबूत होगा, मानसून, बहुत बारिश होगी, बाढ़ तक आ सकती है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। आज का आपका टास्क है इंडियन मानसून के आपके टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है ज्योग्राफी में। आपके पास नोट्स होंगे ही, अगर आपने पढ़ ज्वाइन किया है तो क्लासेस, और अगर नहीं की है तो ज्वाइन कर लो, या कहीं और से पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो तो उनका रिवाइज कर लो उनके नोट्स को। चलिए, ये चीज जो है वो मुझे आपको जो है बतानी थी। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। इस टॉपिक में ज्योग्राफी के टर्म्स जो है वो पूछे जाएंगे। स्पेशली ये वाली चीज तो 200% है कि वो आपसे, मतलब 95% से ज्यादा है, 200% नहीं है अभी, कि ये चीज जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, आई थिंक ये आपको क्लैरिटी जो है मिल गई होगी कि ये है क्या। तो भूलना नहीं,
ध्यान से चीजों को जो है वो सुनना। अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिफाई की है 24% हाइक सैलरीज और पेंशन में एमपी की। अरे यार ये बस अपना ही अपना और देखो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम April 1 2023। सोचो आप, यानी कि पुराने, अभी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है जो लागू होगा पुराने टाइम से। सोचिए आप, यानी कि 2023 से इस चीज को जो है वो लागू कर दिया है। तो ये एमपी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अपनी पैसा बढ़ाया जा रहा है, सैलरी बढ़ाई जा रहा है, और बर्डन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पड़ता जा रहा है। ऑलरेडी इनको इतने पर्क्स मिलते हैं, बट देश के जो कोष है उस ऑलरेडी देश जो है वो कर्जे में है, और ऐसी हरकतों के कारण जो है वो बर्डन और बढ़ रहा है। क्या आप सहमत हो मेरी बातों से? कमेंट बॉक्स पे मैं आप लोग के विचार इस मामले में जो है वो सुनना चाहूंगा। फिर इस पर हम लोग कल टिप्पणी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जो है वो देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं आज आज ही मतलब रात में मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करके शेड्यूल जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी काम से जो है बाहर जाना है। तो लेक्चर आपको टाइम पर मिल जाएगा, टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट आपके कमेंट्स मैं देखूंगा परसों। आज कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे को देखूंगा, वेनेसडे वाली क्लास में। तो देखो, एक तरफ एमपी की सैलरीज और पेंशन में 24% का हाइक किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ आम मजदूर और नौकरी करने वाले लोगों के वेजेस, सैलरी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, या बढ़ ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं या बढ़ ही नहीं रहे। तो क्या ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है? तो इसी पर ही हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट जो है वो लिखना चाहो तो लिख लो, ये वाला पॉइंट एक जानकारी के लिए भी। एमपी की सैलरी देखो, 1 लाख रुपए से 1,24,000 रुपए प्रति महीने कर दी है, और बाकी उनको इतनी फैसिलिटीज मिलती है। और डेली अलाउंसेस भी बढ़ा दिया भैया, 2,000 से लेकर 2,500 कर दी। और पेंशन जो है वो फॉर्मर एमपीज की भी बढ़ा दी, 25,000 से लेकर 31,000 पर मंथ। लो भैया, ये तो कहानी है। और आम आदमी के लिए कोई कुछ सोच नहीं रहा है ना? तो यही कुछ कमियां हैं हमारे सिस्टम पे, जिसको जो है वो ठीक करना जरूरी है। सरकार ने एमपी की सैलरी देखो कितनी, 24% जो है बढ़ा दी। और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है, पिछले समय से लागू हुई है। तो 2018 से पहले एमपी की सैलरी पार्लियामेंट की अप्रूवल से रिवाइज होती थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद ये रिवीजन हर 5 साल में ऑटोमेटिक हो जाता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेसिस पर। लिख लो भैया, इनने मतलब ये मान के चलो कि पहले के समय पर होता यह था कि प्रॉपर एक मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता था। इनने बड़ा स्मार्टली प्ले कर दिया। इनने एक फाइनेंस एक्ट 2018 लेकर आई, ये लिखेंगे आप, ये लोग लेकर आए फाइनेंस एक्ट 2018, जिसमें इनने पूरे जो एमपी की सैलरी जो है उसको ऑटोमेट कर दिया। इनने बोला कि हमारी सैलरी जो है वो मुद्रा फीसदी महंगाई जो बढ़ रही है ना, उस आधार पर आप ऑटोमेटिक सैलरी एडजस्ट कर दो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को फॉलो करते हुए। ये देखो भाई, क्या स्मार्ट लोग हैं, मतलब मानना पड़ेगा यार। ऐसे ही थोड़ा ना देश को जो है वो चूना लगाते हैं कई बार। कितने स्मार्ट लोग हैं, यानी कि मतलब अपनी सिक्योरिटी पहले भाई। भले ही जनता की सैलरी बढ़ रही हो ना बढ़ रही हो, वो बात का विचार है, उस पर विचार किया जाएगा। समझना मेरी बात, जनता की सैलरी मुद्रा फीसदी के अकॉर्डिंग कितनी है, उसकी जो पहले उसका जो गुजारा हो पाता था, अब जो उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो उस पर ध्यान नहीं है, उस पर ऑटोमेशन नहीं है, उस पर चीजें ऑटोमेटिक नहीं की गई हैं। बट यहां अपने खुद के लिए एमपी ने चीजें ऑटोमेटिक बना दी। देखो भैया, मीनवाइल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि, उससे पहले ये सुनो, 2024-25 के लिए सीआईआई वैल्यू 363 है, जो बताता है कि 2001 के बाद से प्राइजेस 3.63 टाइम जो है वो बढ़ चुके हैं, और इस वजह से एमपी की सैलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो बड़े स्मार्ट लोग हैं भाई ये लोग। तो अगर हम ये वाली रिपोर्ट देखें, आप इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, तो एक चिंता वाला ट्रेंड जो है वो सामने आता है। रेगुलर सैलरीड वर्कर की एवरेज कमाई 10,925 रुपए से गिरकर 10,790 हो गई है। कैजुअल वेजेस भी 4,712 से गिरकर 4,671 हो गए।
तो मैंने अभी आपको बताया ना कि लोगों की सैलरी गिर रही है और इनकी सैलरी जो है वो बढ़ रही है। देखिए भाई, तो ये पुराने वाले समय में क्या होता था वो मैंने आपको बता ही दिया। नए वाले समय में बस इतना ध्यान में रखना है, ये फाइनेंस एक्ट लेकर आए जिन्होंने चीजों को ऑटोमेटिक कर दिया, बस रिपीट हो गया ये वाली चीज। ठीक है। तो सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की कमाई में थोड़ा थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि जो अपना खुद से बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। पर खासकर महिलाएं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल वर्क करती हैं, उनकी अर्निंग जो है वो गिर रही है। ये चीज जो है वो, ये डेटा लिख लो आप। मैं डेटा हमेशा जो है आपको मना करता हूँ, बट ये तो, ये मैंने जो आपको बताया था, ये रिपोर्ट नहीं, ये इस चीज के बारे में जो है वो जानकारी, तो उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूंगा जो है वो आप जो है वो लिखिएगा। तो इंडिया की लिखो आप। इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 14,333 पर मंथ है, और एक रिटायर्ड एमपी इससे दुगना कमाता है, जबकि एक सिटिंग एमपी इससे 9 गुना ज्यादा कमाता है। तो ये तो भाई गेम है इंडिया के अंदर, ये लिख लेंगे आप। इसके अलावा ये गैप सिर्फ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाता है कि कितनी दिक्कतें हमारे सिस्टम के अंदर, बल्कि डेमोक्रेटिक एबिलिटी को भी कमजोर करता है। पब्लिक परसेप्शन ये बन सकता है कि शासन सेल्फ सर्विंग होती जा रही है, यानी कि हम अपना देखेंगे भाई सबसे पहले, है वोट मांगते समय बस बात करेंगे कि जनता के लिए सब कुछ है, जनता के लिए सब कुछ है, बट एट दी एंड जैसी पावर आएगी उसके बाद जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो वाली कहानी है। तो ये चीज देखिए आप, एमपी की सैलरी तो 24% बढ़ गई। नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस सिर्फ 176 पर डे है। फ्लोर वेजेस, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, जो दिहाड़ी मजदूरी जो होती है ना, उसकी जो है वो यहाँ पर जो है वो बात हो रही है, मात्र 176 रुपए पर डे मिनिमम वेज। बड़ी स्थिति जो है वो खराब करके रखी है। क्या बोले अब, ये बिल्कुल बेसिकली क्रिटिसिज्म का टॉपिक है। सरकार पॉलिटिकल सैलरीज बढ़ाने में तो बहुत तेजी से काम कर रही है और ऑटोमेटिक कर रही है सिस्टम को, बट वर्कर्स की इनकम में गैप्स कम नहीं कर रही। 2024 में फूड इन्फ्लेशन 9.04% तक पहुंच चुका था। घर की सेविंग जो है वो गिर गई आजकल। आप खुद भी अपने घर पर चीजों को देखते होंगे, पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं। आप बाहर निकल रहे हो, खर्चा तो ऐसा हो रहा है जैसे कि पता नहीं भाई कि क्या है स्थिति। मुझे खुद बताओ आप, ये आप लोगों ने पर्सनली फेस किया है कि नहीं किया है? यस। और यहां जब अपन सुने, न्यूज आए कि लो भाई एमपी जो है अपनी सैलरी को ऑटोमेटिक कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों की इतनी मेहनत करने के बाद भी सैलरी जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो फिर सिस्टम के खिलाफ गुस्सा तो आता ही है। तो इसको जो है वो ठीक करना जरूरी है। और अगर हम ट्रूली इक्विटेबल इकोनॉमी चाहते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर गोल, इनइक्वलिटी रिडक्शन पर ध्यान देना होगा। वेस्टर्न कंट्रीज में फेयर वेजेस और लेबर राइट पर फोकस किया जाता है। देखते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में, पर आवर का वहां पर पैसा बिल्कुल कंप्लीटली फिक्स्ड है कि ये जॉब करोगे तो पर आवर का मिनिमम इतना तो देना ही है, फिर बाकी डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। मेरा छोटा भाई लंदन बैठा हुआ है, तो वो कमा रहा है बढ़िया। क्यों? क्योंकि वहां पर सिस्टम बहुत अच्छा है। अब देखो सिस्टम अच्छा है कमाई कमाई का, बट महंगाई भी वहां बहुत ज्यादा है। राइट, तो ये भी चीज है। बाल कटाने की उसमें पता नहीं कितने तो पैसे लगते हैं। मतलब एक छोटा सा सिंगल जो है वो रूम है उसका इंडिपेंडेंट, उसके वो 80,000 रुपये जो पे करता है एक महीने का, 80,000 रुपये। जहां दिल्ली में आपको 5-6 हजार में जो जो रूम जो है वो मिल जाए, मुखर्जी नगर में जो मिल जाते हैं ना रूम 5-6 हजार वगैरह में। ओल्ड राजेंद्र नगर में थोड़े जो है महंगे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर रुका था मैं, ओल्ड राजेंद्र नगर और पटेल नगर, ब्लू लाइन पे जो आता है, तो वहां पर जो, और रमेश नगर पे भी मैंने फ्लैट लिया था, मतलब 3 जगह पे था मैं। तो रमेश नगर पे हम 2 लोग शेयरिंग पे रहते थे, तो वहां पर 15,000 रुपये हम जो है वो देते थे। और ये बात अभी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, आई डोंट नो व्हाट इज द रेट। तो मैं तो ये बात जो है वो कर रहा हूँ कम से कम 12-13 साल पुरानी। तो 15,000 रुपये जो है वो देते थे हम लोग, और वहां पर सेम बाहर 80,000 रुपये देना पड़ता है। बाहर महंगाई भी है, बट ठीक है, चीजें सिस्टम के अकॉर्डिंग बाहर चलती है। तो वैसा सिस्टम हमें अपने यहाँ भी लाना चाहिए, कि जिससे कि भाई जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको सही साथ पैसा तो मिले। तो इसका सोल्यूशन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं
इसके सोल्यूशन लिखो आप। ये देखो कि आप कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि इंडिपेंडेंट पे कमीशन फॉर एमपी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक इंडिपेंडेंट इमोल्यूमेंट कमीशन जो है वो लेकर आओ, यानी कि कमिटी बनाओ जो बेसिकली सैलरी को डीपॉलिटिसाइज रिवाइज रिवीजन में काम करे, यानी कि बिना राजनीतिक विचारधारा के बोल लो आप, या दिमाग के, प्रैक्टिकल बेसिस पर सैलरी रिवाइज हो एमपी की, और पूरे सिस्टम को देखते हुए। तो ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन लेकर आओ, बट वो ये हो नहीं पाएगा भैया। ये तो कोई स्ट्रांग अगर पार्लियामेंटेरियन होगा, ग्रुप मतलब स्ट्रांग पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप होगा तब ये पॉसिबल है, वरना ये लोग छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल पे को जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ जो है वो लिंक करो। जैसे भाई, अब जैसे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो तो वो इंसेंटिव्स आपको मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग पोस्ट की अलग। अब जैसे अपनी ही ब्यूरोक्रेसी में देख लो आप भाई, छोटी पोस्ट की सैलरी छोटी रहती है, बड़ी पोस्ट की सैलरी जो है बड़ी होती है, परफॉर्मेंस के आधार पर होती है, स्किल्स के आधार पर। वैसा करो एमपी के लिए, यहाँ पर तो सबके लिए एक है। तो ये मत करो भाई, जो जिस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से करो। और इवन हमारे उसको भी तो देखो, हमारे यहाँ पे अभी डेट पे है, और कल को अगर देश फाइनेंशियल संकट में आएगा तो सबसे पहले जो है वो सैलरी जो है ये, जितने भी स्टाफ है गवर्नमेंट के उनकी जो है वो रोक लेंगे। दूसरा, लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसी चीजें तो सही नहीं है ना यार। तो ये बड़ा खतरनाक आर्टिकल है यार, ये पूरा क्रिटिसाइज ही जो है वो कर रहा है। तो आपको तो इसको सोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है कि हम ऐसी चीज करें। मिनिमम वेजेस को इन्फ्लेशन के साथ जो है वो इंडेक्सेशन करो, उसका इंप्लीमेंट करो, नेशनल वेज इंडेक्सेशन मैकेनिज्म, जिससे कि पीरियोडिक रिवीजन हो सके और रियल वेजेस इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। भाई जितनी जरूरत है और महंगाई है उस अकॉर्डिंग जो है बैलेंस हो चीज है। ये पूरी चीज लिखेंगे भैया आप। आर्टिकल 43 बताओ, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43 किस किस पार्ट में, किस पार्ट और किस चीज में है? आर्टिकल 43 डीपीएसपी में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, फंडामेंटल राइट्स में है, किस में आता है? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। और कौन से पार्ट के अंदर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डिसेंट वर्क एजेंडा एंड यूरोपियन यूनियन के फेयर वेज फ्रेमवर्क के साथ इसको अलाइन कर दो। राइट, कंप्लाइंस प्रॉपर करो डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू। ई श्रम पोर्टल का उपयोग करो। अभी कल ही हो गया था, ई श्रम पोर्टल में एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर नहीं पा रहा था, तो कल करीब 3-4 घंटे मुझे जो है वो उस पर काम जो है वो करना पड़ा। कुछ हो गया था सर्वर वगैरह का इशू, तो वो ठीक करवाया। क्योंकि हमारे एक और काम जो है वो चलता है, मतलब मेरे यहाँ पर्सनल एमपी ऑनलाइन का, तो उस पर मैं अपने स्टाफ को जो है वो गाइड करता हूँ, कहीं भी कोई समस्या आ जाती है। तो वैसे तो स्टाफ बहुत बढ़िया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, एक्चुअल मेरा नहीं, मतलब मेरे फादर के नाम पे वो बिजनेस है। और रियल टाइम वेज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, राइट, तो ये सब चीजें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम करता है। गवर्नमेंट की सैलरी को इकोनॉमिक कंडीशन के साथ अलाइन कर दो। अपकमिंग 8th पे कमीशन जो है वो इंश्योर करेगी गवर्नमेंट की सैलरी जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ। लिंक करो पब्लिक प्राइवेट वेजेस को, जिससे कि और इक्विटेबल इनकम स्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर किया जा सके। और जो ये इकोनॉमिक एसिमेट्री जो हम लोग को देखने को मिल रही है ना, ये गड़बड़ी जो हो रही है, इनइक्वालिटी जो हो रही है, उसको बैलेंस कर सको, उस गैप को फुलफिल कर सको। तो ये पूरी चीज आप अच्छे से थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब देखो गाइस, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर पिलर है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन बताया जा रहा है कि, और आपको पता भी है इसके बारे में, पहले भी हम कवर कर चुके हैं, कि पिछले कुछ महीने में प्राइवेट कैपेक्स का शेयर जो है वो गिरकर सिर्फ 33% रह गया है, जो कि एक दशक में सबसे कम है। तो आखिर इसकी वजह क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो देखो यार, ये चीज पहले भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं कि बड़े कॉर्पोरेट हाउस ने इन्वेस्टमेंट मेंटेन किया है, राइट, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज और एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट गिर गया है। क्यों? ग्लोबल क्राइसिस के कारण। सिर्फ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और रियल एस्टेट में हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अब तक स्टेबल है। तो क्या है ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल कॉर्पोरेशन, किसी को पता है? ये लिख लो ये वाला टर्म। ये शायद इकोनॉमिक्स की किताब में जो है वो डायरेक्टली ना मिले, तो इसकी पूरी डेफिनेशन इंग्लिश में यहां से लिख लेना, हिंदी में यहां से लिख लेना। ये पूरी डेफिनेशन लिखना है। अब सुनो, बात ध्यान समझने की कोशिश करो। तो इसका मतलब है इकोनॉमी के फिक्स्ड कैपिटल एसेट में नया इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है,
मशीन लेके आनी है, बड़ी मशीनरीज वगैरह, है ना, ऐसे एसेट्स पर काम करना है जो लंबे समय तक चले, जैसे घर बनाना हुआ। तो ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी आए कि ये GFCF के बारे में आपसे पूछें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फिक्स्ड कैपिटल को बनाना, मतलब घर बनाया, फिक्स्ड कैपिटल है ना वो। तो वो चीज जो लॉन्ग टर्म तक जो है वो आपके साथ रहेगी। तो भारत की GDP का लगभग 30% ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से आता है, और ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का एक मेजर इंडिकेटर होता है। और अगर ये गिरता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस नए इन्वेस्टमेंट करने में हेजिटेटेड है। क्यों हेजिटेटेड है? क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत है ना यार, कंप्लाइंसेस और डीले, रेड टेपिज्म, तो ये सब इश्यूज हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सवाल उठता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट गिर क्यों रहे हैं। अब ये पॉइंट वाइज आप चीजें चाहो तो जो है वो आप ये वाली यहां से चीजें जो है वो लिखो, सिर्फ बुलेट पॉइंट जो है वो लिखना है, ये वाली चीज है सिर्फ बुलेट पे जो ब्लैक में लिखी हुई है बोल्ड में, बस वही लिखेंगे आप। तो प्राइवेट कैपेक्स शेयर का गिरना, अनलिस्टेड कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गिरने से प्राइवेट कैपेक्स का शेयर जो है वो 33% तक गिर गया है। सिर्फ सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ने अपनी कैपेक्स स्पेंडिंग मेंटेन करी, यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज है बट वो ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में और फिक्स्ड कैपिटल में जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, छोटी कंपनियां नहीं कर पा रही, पैसा ही नहीं है तो कहां से करेंगी। दूसरा, एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो वीक है, जिस वजह से बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। अर्बन कंजम्पशन भी हो नहीं रहा, लोग जो है वो खरीदारी उतनी जो है वो कर नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है ना, और ये नए इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रहा है। फिर चीप इंपोर्ट्स, चाइना से जो है वो सस्ता इंपोर्ट आने की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पिटिटिव नहीं रह पा रहे हैं। कपड़ा उद्योग की बात करें तो उसमें भी नए इन्वेस्टमेंट स्लो हो गए हैं। कोविड-19 के बाद कंपनी का कैश फ्लो इंप्रूव हुआ है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट्स की बजाय कंपनी अपने लोन चुकाने पर फोकस कर रही है। तो यही तो इशू है, क्योंकि लोन ही इतना बढ़ गया था, मैं खुद उसके चक्कर में बहुत बुरी तरह से अभी फंसा हुआ हूं, और अभी निकल ही रहा हूं धीरे धीरे करके। तो अब अगर हमारा ये डाउन होता है तो इससे फायदा नुकसान क्या है, तो ये चीज आप ध्यान ये भी लिखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन स्लो हो जाती है अगर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डिपेंडेंस सिर्फ गवर्नमेंट पर होता है, सिर्फ सरकारी रोड बना रही है, सब चीजें कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, प्राइवेट सेक्टर उस पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है, FDI में गिरावट होती है। जब प्राइवेट बिजनेस नए इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हेजिटेट करते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि नई टेक्नोलॉजीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम आएगी, राइट। तो प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे रिवाइव करें हम लोग, मतलब क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि इसको रिवाइव किया जाए। तो ये भी लिखेंगे आप, एट्थ पे कमीशन को फास्ट ट्रैक करके वेज बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ भाई लोगों का, तब लोग जो है वो काम करेंगे। आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो फिर लोग काम भी नहीं कर रहे ना। पता है ये अप्रोच बहुत खराब होती है। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो क्या होता है, मैंने अक्सर देखा हुआ है कि आज की डेट पे आपको ही पता है कि काफी सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं। इतना कॉलेज निकलने के बाद भी, कॉलेज करने के बाद भी उनको ढंग की जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही उसका, मिल तो रही है बट वो कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहे, मैं उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन ये है गाइस कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब करने गए, एम्प्लॉयर ने जो है वो आपको बोला कि आपको महीने का 25,000 मिलेगा। अब आप अपना एक माइंडसेट बना के ले गए थे कि यार जिस प्रकार से मेरी स्किल्स है, जो मेरी प्रोफाइल है, तो कम से कम 50,000 तो मिलना चाहिए, है ना। आपने 10 जगह ट्राई किया, 10 जगह में आपको मैक्सिमम 25,000 ही मिल रहा है। बट फिर भी लोग जॉब फिर करते नहीं, बोलते हैं कि अरे मुझे करना है, इससे अच्छा मैं नहीं करूंगा। अरे भाई, पैसे का एक रूल होता है। लोग सोचते हैं कि मैं काम करूंगा, मुझे पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा। लोग ये सोचते हैं मुझे पैसे दो तो मैं काम करूंगा। बट अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आप ये सोचो, मैं काम करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ही आएगा, राइट। क्योंकि पैसा जो है ये बोलता है कि तू मेहनत करेगा तब मैं तेरे पास जाऊंगा ना। तू मेहनत ही नहीं करेगा तो मैं तेरे पास क्यों आऊंगा, समझ रहे हो। तो अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ यार, समझ में अभी भी नहीं आया। ये थोड़ी मेरी फिलॉसफी कई बार लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ जाती है, कुछ को नहीं आती। जिनको नहीं आई उनको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि जब किसी का काम करोगे ना, तो आप उनके इतना बेहतरीन काम करो। किसी ने 25,000 आपको ऑफर की है, आप उनके लिए 50,000 का काम करो। किसी ने 30,000 ऑफर किया, उसके लिए 1 लाख का काम करके दो। तो बंदा जो है वो आपसे इतना जो है वो खुश रहेगा, तो आप उनके लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाओगे, फिर वो कभी आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। और फिर
आपके काम करने की वजह से कंपनी की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, पोजीशन हाई होगी। तो पहले जाकर अपनी स्किल्स तो दिखाओ कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि नहीं। अगर आपकी कैपेबिलिटी है 50,000 रुपए की, तो ऑब्वियसली बात है सामने वाली कंपनी आपको देगी, कहीं और दूसरी जगह ना भग जाओ आप। इसीलिए भी है ना, तो होता ही है। तो पहले काम करो, काम करके सामने वाले को इंप्रेस करो, उसका बिजनेस, सामने वाले का बिजनेस बढ़ेगा, तो आप ऐसा एक एसेट के तौर पर रहोगे, वरना लाइबिलिटी को कोई नहीं रखता भाई। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं, अपने आप को एसेट बनाओ कुछ भी करके, तब मार्केट में डिमांड रहेगी आपकी, और जब डिमांड रहेगी तभी आपकी इज्जत होगी और आप आगे बढ़ोगे। चलिए गुरु, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसीज को मजबूत जो है वो करना पड़ेगा, यूके यूरोपियन जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को और तेज करना पड़ेगा। सस्ते इंपोर्ट से बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज करें, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन को इंकरेज करें, है ना। 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन कॉर्पस फंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव्स वगैरह भी प्रोवाइड कराएं। ये बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो पूरी चीजें। हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देकर उनका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ग्रीन फाइनेंस इंसेंटिव्स और कार्बन ट्रेडिंग इंसेंटिव्स को प्रमोट करें। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस है गाइस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने के। ये है गाइस, ये सी चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट जो है वो पूरा लिख लो आप। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। दुनिया भर में आपको पता है कि एनर्जी सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2024, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट किसकी है, तो आईईए की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ग्लोबल एनर्जी डिमांड 2.2% बढ़ी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उभरती हुई इकोनॉमिक्स इकोनॉमीज का है, कंट्रीज का है। जैसे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जबकि जो क्रूड ऑयल और कोयले का ट्रेंड जो है उसमें भी नए चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो इसकी रिपोर्ट में 2.2% जो है वो बढ़ गई है, मैंने आपको बता दिया एनर्जी की डिमांड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कितनी बढ़ी है क्या बढ़ी है लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टेट पीएससी के लिए जो है वो ये चीज लिख लो आप। 2.2% जो है वो बढ़ी है, जो पिछले दशक के एवरेज से ज्यादा है। और खास बात यह है कि इस ग्रोथ का 80% से ज्यादा हिस्सा उभरती हुई इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, इंडिया की वजह से आया है। राइट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 4.3% की ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। 4.2% की ग्रोथ, 3%, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ने एक्सपेंड किया है 4.3% की ग्रोथ से। बट अभी भी रेन्यूएबल एनर्जी जिस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से काम जो है वो हो नहीं रहा है। हालांकि इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है 700 गीगावाट का, ये भी लिख सकते हो आप। 1200 टेरावाट आवर्स की नई इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी है इन्होंने। 700 गीगावाट का रिकॉर्ड मेंशन कर लो 2024 में रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में। 700 गीगावाट का रिकॉर्ड एडिशन हुआ है। ये लगातार 22वां साल है जब रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ देखी गई है। अब किस किस में कितनी ग्रोथ है, तो ये सोलार, विंड, हाइड्रो पावर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना का बड़ा योगदान है, 340 गीगा वॉट सोलार कैपेसिटी और 80 गीगावाट विंड कैपेसिटी इसने ऐड किया है। इंडिया के अंदर 30 गीगावाट सोलार कैपेसिटी एडिशन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना है। और चाइना से अभी भी हम जो है वो पीछे हैं। बस जो ये सिर्फ सुनने वाली चीजें थी कि किसकी डिमांड, इंडिया ने जो है वो 30 गीगावाट और ऐड कर दिया, चाइना ने 80 गीगावाट जो है वो ऐड किया है। चाइना की बात करें तो अभी भी हम चाइना से जो है वो पीछे हैं। ठीक है, तो सोलार और विंड एनर्जी का तेजी से बढ़ना ये दिखाता है कि दुनिया रेन्यूएबल ट्रांजिशन की तरफ ऑब्वियसली अच्छे कदम जो है वो उठा रही है। तो एक तरफ जहां रेन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है, वहां कोयले की डिमांड भी बनी हुई है। ऑब्वियसली बात है, एकदम से ट्रांजिशन हो नहीं सकता। 2014 में, सॉरी, 2024 में कोयले की डिमांड सिर्फ 1% बढ़ी, लेकिन इसका ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिक्स का शेयर 35% तक गिर गया, जो 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के स्टैब्लिशमेंट के बाद सबसे कम लेवल है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ट्रांजिशन में अच्छा काम हो रहा है। 60% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट होती है चाइना के अंदर, इंडिया में अभी भी 75% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से जनरेट होती है, लिख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 50% से ऊपर अपन बोलते हैं, बट एग्जैक्ट फिगर आईईए बता रही है 75%। हमारे यहाँ पर कोयला जलाकर 75% बिजली बनाई जा रही है।
ठीक है। चाइना और इंडिया डोमेस्टिक कोल रिजर्व पर ज्यादा जो है फोकस कर रहा है। ये फैक्ट भी जो है वो आपको पता होगा कि हम अपने पास ही जो है वो टारगेट कर रहे हैं कि हम ही जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट जो है वो करें। नेचुरल गैस की डिमांड भी जो है वो बड़ी है 2.7% 2024 में, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना में एलएनजी ट्रक्स का एडॉप्शन बढ़ने से ये डिमांड में तेजी आई है, लेकिन साल के एंड तक एलएनजी के हाई प्राइसेस की वजह से डिमांड घटने लगी, जो इस फ्यूल के प्राइस सेंसिटिव नेचर को दिखाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि अगर एलएनजी प्राइस कंट्रोल में नहीं रखे गए तो एशियन मार्केट्स में इसका ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल है। तो एलएनजी का मुश्किल अभी तो एक्चुअली मुझे दिक्कत बताऊं कहां पर है सरकार के साथ। अभी सरकार कंफ्यूज्ड है। एक तरफ आप सीएनजी भी चला रहे हो, एक तरफ आप जो है वो हाइड्रोजन भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। पेट्रोल तो है ही है, पेट्रोल डीजल। तो भाई एक चीज पे जो है फोकस करो ना यार। अभी भी आज की डेट में पेट्रोल पंप्स पे आपको चार्जिंग स्टेशन तो दिख जाएंगे लगे हुए, बट वो एक्टिवेटेड नहीं है। आप जाते हो पूछने हो जाएगी चार्ज, तो मना कर देते हैं, आता ही नहीं उनको, या बोल देते हैं कि बस लखा शो पीस है दिखाने के लिए। मैं बहुत परेशान हुआ था एक बार, ये वो टाटा की नहीं ईवी नेक्सॉन, बड़ा परेशान हुआ था मैं उसमें। 15% बैटरी थी, डर लग रहा था कि मैंने कहा बंद ना हो जाए यार ये। और कहीं कोई ऑप्शन नहीं, एक एक ढाबे में उनका जो चार्जर है वो लगाने की कोशिश करी, सोचा कि चलो ठीक है चार्ज लगा देंगे, चार्ज होती रहेगी अपनी गाड़ी, वो उसका चार्जर ही नहीं चल रहा भाई। तो ये तो लफड़ा है आजकल ईवीज में। तो ईवीज से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रेडी करना चाहिए कि एटलीस्ट हर जो है वो 50 किलोमीटर में आप दे दो। भाई हर 5-10 किलोमीटर में नहीं दे सकते आप मैंडेटरी, तो 50 किलोमीटर में की रेंज में करो आप। तो ये कहानी है। ऐसे ही वो सीएनजी के साथ भी है। सीएनजी डलवाने में 2-2 किलोमीटर की तो लाइन लगी रहती है, तो इंसान करे तो करे क्या। तो गाइस ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ओईसीडी के द्वारा इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था 1973-74 ऑयल क्राइसिस के बाद। इसका हेडक्वार्टर ध्यान में रखना पेरिस फ्रांस में है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। ये पूरी चीज लिख लेना जिसने नहीं लिखा है तो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में इसमें 31 मेंबर कंट्रीज हैं, 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। इसकी रिपोर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी चीज लिख लेना। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इंडिया एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत जो है वो की जाती है। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। इंक्यूबेशन समझते हो? इंक्यूबेशन जो है वो क्या होता है, किस प्रोग्राम, मतलब क्या एग्जैक्टली exactly, क्या चीज है ये। तो आइए हम लोग समझेंगे। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में नए इनोवेशन को बढ़ावा देने का अनोखा इनिशिएटिव है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। लिख लो भाई, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट जो है वो किया जा रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, इनके नए प्रोग्राम का उद्देश्य है नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। इंक्यूबेशन सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जो बेसिकली स्टार्टअप को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। दीज आर कॉल्ड इंक्यूबेशन सेंटर। तो लिख लो भाई, ये सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप को, ये स्टार्टअप जो है वो आगे बढ़ सके। तो बस आपको इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है और सी डॉट याद रखना है कि इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सर में आगे ना कि यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको हेल्प करो, जो 5G, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस डोमेन में काम कर रहे हैं। बस यही है, और कुछ नहीं है इसके बारे में। सर सुन लो इस टॉपिक के बारे में, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। सी डॉट से रिलेटेड फैक्ट्स 1984 में स्टैब्लिश हुई, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर आती है। ऑटोनोमस टेलीकॉम एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के तौर पर ऑपरेट जो है वो करती है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में इसका बड़ा योगदान है। इंडियन स्टार्टअप सिस्टम तेजी से आप जानते हैं कि बढ़ रहा है, लेकिन ये स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस फेस करते हैं। भाई देखो, कभी कभी नया जब स्टार्टअप आता है तब उसको पैसा नहीं मिलता, फंड जो है वो नहीं मिलते हैं, है ना, या उसको गाइडेंस जो है वो नहीं मिलता। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली नए स्टार्टअप को, नई कंपनी को हेल्प करते हैं कि वो कैसे ग्रो करें, कैसे उनको मार्केट मिले। तो ये समर्थ इनिशिएटिव इन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए लाया गया, बस और कुछ नहीं है। कौन से एरियाज पर समर्थ इनिशिएटिव फोकस करेगा, तो ये एरिया के नाम लिख लेना। 5G, 6G, एआई, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज में काम कर रहे हैं
जो स्टार्टअप्स है उनको हेल्प करेगा। इन्होंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मीटी के अंदर, इसके साथ जो है उन्होंने लिंक किया है, पार्टनरशिप जो है वो करी है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की, ये भी लिख लेना। ये इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है। तो ये बेसिकली प्रमोट करेगा आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को, रिसर्च और डेवलपमेंट को, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन, एआई, रोबोटिक्स को। ठीक है। स्टार्टअप को जो है वो एक ग्रांट मिलेगा 5 लाख रुपए पर स्टार्टअप को। सी डॉट के वेल फर्निश्ड ऑफिस स्पेस 6 महीने के लिए उनको मिल जाएगा काम करने के लिए, यानी कि प्लग एंड प्ले मॉडल उनको जो है वो मिल जाएगा कि वहां पर आओ और काम करो। सी डॉट की एडवांस्ड लैब फैसिलिटीज मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, टेक्निकल लीडर से, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से कोलैबोरेट कर सकते हो सी डॉट कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम के अंडर, परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के आधार पर। तो ये सब चीजें स्टार्टअप्स को जो है वो मिलेंगी। और ये इंक्यूबेशन जो सेंटर्स हैं वो बेसिकली सपोर्ट करेंगे 36 स्टार्टअप को 2 ग्रुप्स में, 6 6 महीने में हेल्प जो है वो की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम जो है वो सभी स्टार्टअप्स के लिए ओपन है जो कि डीपीआईआईटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे पूछेंगे नहीं है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि उन्हीं को चूज करेंगे जिसके अंदर वो पोटेंशियल होगा आगे बिजनेस जो है वो अच्छा करने का, टेक्नोलॉजी से सोल्यूशंस निकालने का। राइट, बस ये और कुछ नहीं है। तो ये पोर्टल का प्रोग्राम का बस नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा। सेफ हार्बर के बारे में पहले भी जो आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, क्या मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि सेफ हार्बर किसके लिए यूज किया जाता है? सेफ हार्बर प्रोविजन इन ट्रांसफर प्राइसिंग। सेफ हार्बर एक्स जो ट्विटर है उसके लिए अभी बीच में भी इसका उपयोग हुआ था, बट आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। हिंदू कुश हिमालय और ग्लेशियल रिट्रीट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 ने कहा है कि ग्लेशियर रिट्रीट, जो ग्लेशियर जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है हिंदू कुश माउंटेन्स के अंदर, तो ये बेसिकली उनका पिघलना बहुत तेज हो गया है, 65% से एक्सेलरेट हो गया है 21 से लेकर 2020 में, यानी कि वो कम हो रहा है काफी तेजी से। देखो लिखा है ये अपनी 30 से 50% की जो वॉल्यूम वाइज जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। टेम्परेचर लेवल जो है वो बढ़ रहा है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बात आपको ऑलरेडी जो है पता ही। ये लिख लेना, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन ऑन क्रायोस्फेरिक साइंस। ये पूरी चीज जो है वो लिख लेना। और ऐसे ही एक मेंस का क्वेश्चन भी है जीएल ओ एफ से रिलेटेड, ये वाला टर्म अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको जो है वो अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ जीएस बैचेस जो है वो ज्वाइन करो, उससे आपको प्रॉपर टर्म्स, टर्मिनोलॉजी की क्लैरिटी मिलेगी। राइट, चलिए अब साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।